हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमने अपने चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर, उसमें हम पढ़ रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, और उसमें जो पहला अंग था सुरक्षा परिषद, ये हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। और हम अब बात करते हैं नेक्स्ट अंग की तरफ, जिसका नाम है महासभा, या उसको आमतौर की भाषा में आम सभा भी हमें बोल सकते हैं। तो हम आज जिस अंग के बारे में बात करते हैं वो है महासभा। तो महासभा यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यूएनओ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है महासभा। यूएनओ के सभी 193 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महासभा या आम सभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो 193। मतलब सीधी सी बात है, जितने यूएनओ के सदस्य संख्या है वो सब किस में आते हैं, महासभा में आते हैं। तो यूएनओ के महासभा अंग के सदस्यों की संख्या कितनी है, 193। और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें 5 प्रतिनिधि भेजता है, परंतु उनका मत क्या होता है, एक ही होता है। और इसका वर्ष में एक बार अधिवेशन होता है। जैसे महासभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन होगा और प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधि भेजेगा, लेकिन उनका जो वोट पड़ेगा वो एक ही काउंट किया जाएगा। तो ये है आपके आम सभा या महासभा। महासभा यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। यूएनओ के 193 सदस्य इसके सदस्य होते हैं, और इसके प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें 5 प्रतिनिधि भेजता है, परंतु उनका मत एक ही होता है। इसका वर्ष में एक बार अधिवेशन होता है। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद। नेक्स्ट जो इसका अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। यूएनओ के इस अंग में कुल 54 सदस्य होते हैं। यूएनओ के इस अंग में कुल 54 सदस्य होते हैं। अपन ने सुरक्षा परिषद में पढ़ा था 15 सदस्य है, महासभा में वही 193। और अगर आर्थिक और सामाजिक परिषद में पूछे तो सदस्यों की संख्या कितनी है, 54, जिनका चयन महासभा करती है 2/3 बहुमत से 3 वर्ष के लिए करती है। क्वेश्चन पूछा जाए आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 3 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए। और इसके 1/3 लगभग 18 सदस्य प्रतिवर्ष क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, और उनकी जगह नए 18 सदस्य ऐड हो जाते हैं। और यह एक क्या है, स्थायी अंग है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएनओ के इस अंग में कुल 54 सदस्य होते हैं, जिसका चयन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 3 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके 1/3 18 सदस्यों का कार्यकाल प्रतिवर्ष समाप्त हो जाता है, और यह क्या है, एक स्थायी अंग होता है। बात नेक्स्ट अंग की बात करते हैं, न्यास परिषद, जो वर्तमान में निष्क्रिय है, मतलब वर्तमान में इसका कोई भी कार्य नहीं है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इस परिषद का उद्देश्य 11 ट्रस्ट क्षेत्रों देशों की देखभाल करना। 11 ट्रस्ट क्षेत्रों या देशों की बात करते हैं तो वो देश जो किसी दूसरे देश के कंट्रोल में रह रहे हो, तो उनको लिए अलग से जो भी कुछ व्यवस्था करनी होती है वो न्यास परिषद द्वारा किया जाता है। इस परिषद का उद्देश्य 11 ट्रस्ट क्षेत्रों देशों की देखभाल करना, लेकिन 1994 तक ये सभी 11 ट्रस्ट सदस्य देश पूरी तरह से क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। इस वजह से वर्तमान में ये वाला जो अंग है न्यास परिषद वो पूरी तरह से क्या है, निष्क्रिय है। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बहुत अच्छा अंग है ये, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15। इसमें ध्यान रखना, देश काउंट नहीं करोगे आप कि देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या कितनी होती, नहीं, इसमें आप सदस्य व्यक्तियों की संख्या बात करोगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 15, जिनका चयन कैसे किया जाता है, जिनका चयन महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा मिलकर किया जाता है। इन 15 न्यायाधीशों का चयन महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा मिलकर किया जाता है। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का। वापिस रिपीट कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चयन महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा मिलकर किया जाता है। इनका जो चयन होता है महासभा प्लस सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर करती है। सुरक्षा परिषद ये दोनों मिलकर करेगी।
अब इन न्यायाधीशों का कार्यकाल की बात करें तो वो होता है 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ पर है, वो है हेग, नीदरलैंड। ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हेग, नीदरलैंड में है। और लास्ट इसके इनकी बात करें तो वो है सचिवालय। सचिवालय मतलब जहां पर इसका जो प्रधान मुख्य महासचिव बैठता है वो, उसको क्या बोला जाता है, सचिवालय। सचिवालय में महासचिव तथा संघ की आवश्यकता अनुसार कर्मचारी होते हैं। इसमें कोई फिक्स कर्मचारी नहीं रखे जाते हैं, फिक्स कार्मिक नहीं रखे जाते हैं। महासचिव और संघ की आवश्यकता अनुसार इसमें क्या रखे जाते हैं, कर्मचारी। और इसका जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, उसको क्या बोला जाता है, महासचिव। मान लो यूएनओ के प्रधान को पूछा जाए तो उसका यूएनओ का प्रधान होता है, उसको भी क्या बोला जाता है, महासचिव। जिसकी नियुक्ति, अब इस महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा करती है। सलाह कौन देती है, सुरक्षा परिषद। कौन सा अंग देता है सलाह, सुरक्षा परिषद। जबकि नियुक्ति करेगा कौन, महासभा। वह महासचिव को 5 साल के लिए चुना जाता है। और एक महासचिव को कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस महासचिव को हम दोबारा नहीं चुन सकते, इनको हम दोबारा भी चुन सकते हैं और इनका कार्य का, इनका चुनाव दोबारा भी किया जा सकता है। और हम आज की क्लास में ये जो पढ़े हैं, सुरक्षा परिषद कल की क्लास में हो गया था। नेक्स्ट महासभा और आम सभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद जो वर्तमान में निष्क्रिय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब हम इस क्लास में बात करेंगे जो यूएनओ है उसके जो महासचिव है उनके बारे में अब हम इस क्लास में बात करेंगे। बात कर रहे थे नेक्स्ट बिंदु की तरफ। मैंने बताया आपको अभी कि हम आज बात करेंगे अब नेक्स्ट बिंदु जो हमारा यूएनओ के जो शुरू से लेकर वर्तमान तक जो महासचिव कार्यरत रह चुके हैं उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे अपन को पता ही है कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जब 1945 को हुई तो इसके लिए एक कार्यवाहक के महासचिव नियुक्त किया गया था। हालांकि आपकी बुक में इस कार्यवाहक महासचिव के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन हम एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिनका नाम था ग्लैडविन जेब। ये कार्यवाहक महासचिव रहे थे जिनका नाम है ग्लैडविन जेब। और ये 24 अक्टूबर जिस दिन स्थापना हुई थी वहां से लेकर 1 फरवरी 1946 तक ये क्या रहे थे, कार्यवाहक महासचिव के पद पर रहे थे। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कि यूएनओ के जो महासचिव है उनमें सबसे पहले जो महासचिव थे ग्लैडविन जेब, लेकिन इनको काउंट नहीं करके इनको बोला जाता है कार्यवाहक महासचिव। और इनका कार्यकाल था 24 अक्टूबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक इनका क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। अब अपन पहले अगर महासचिव की बात करें तो पहले जो महासचिव है वो है ट्रैगुली, जिनका नाम है ट्रैगुली, जो कौन से देश से थे, नॉर्वे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं कि यूएनओ के जो महासचिव है वो हमेशा छोटे देशों से चुने जाते हैं या गरीब देशों से चुने जाते हैं। तो ट्राइगुली जो थे नॉर्वे के, और इनका जो कार्यकाल था 2 फरवरी 1946 से लेकर 10 नवंबर 1952 तक। वापस रिपीट कर रहा हूं, ट्राइगुली जो कौन से देश के थे, नॉर्वे के। इनका कार्यकाल था 2 फरवरी 1946 से लेकर 10 नवंबर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा। आगे देखते हैं, ये नॉर्वे में वकील व विदेश मंत्री पर भी कार्यरत रह चुके हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो ट्रैगवली थे ये नॉर्वे में वकील का कार्य भी किए हुए है। नॉर्वे की सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। कश्मीर को लेकर भारत पाक के बीच युद्ध विराम के लिए इन्होंने प्रयास किया। उसी टाइम यानी 1948 में कश्मीर और भारत के बीच में जो विवाद चल रहा था, युद्ध हो रहा था, उस युद्ध को रोकने के लिए ट्राइगवली ने क्या किया था, बहुत सारे प्रयास किए थे। नेक्स्ट इनका जो कार्य है कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करने में क्या रहे थे, नाकामयाब। कोरिया देश है, वहां पर कोई युद्ध हो रहा था, उसको समाप्त करने का कार्य इनको दिया गया था, लेकिन उसको समाप्त करने में ये क्या रहे थे, नाकामयाब रहे थे। इसलिए इनकी क्या की गई थी, आलोचनाएं की गई थी। नेक्स्ट दोबारा अगर मान लो इनको 1952 के बाद में दोबारा महासचिव बनाया जाए तो कैसे, दोबारा महासचिव बनाने का सोवियत संघ ने क्या किया था, विरोध किया था, जिसको वर्तमान में आप रूस बोल रहे हो। सोवियत संघ ने दोबारा महासचिव बनाने के लिए इनको क्या किया था, विरोध किया, और इन्होंने क्या कर दिया, विरोध महासचिव के पद से क्या दिया था, अपना इस्तीफा दिया था, दूसरा कार्यकाल समाप्त होने से
पहले। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, दोबारा महासचिव बनाने का इनको सोवियत संघ ने विरोध किया और इन्होंने महासचिव से महासचिव पद से इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट महासचिव की तरफ चलते हैं, डेग हैमरशोल्ड जो स्वीडन निवासी थे। डेग हैमरशोल्ड जो स्वीडन देश के निवासी थे, इनका जो कार्यकाल है 10 अप्रैल 1953 से 18 सितंबर 1961। ये बीच में थोड़ा गैप था क्योंकि जो महासचिव चुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से थोड़े दिनों तक महासचिव नहीं रहे थे। तो अगले साल 52 के बाद में 53 में 10 अप्रैल 1953 में से लेकर 18 सितंबर 1961 तक ये डेग हैमरशोल्ड महासचिव पद पर कार्य कर चुके हैं और ये एक अर्थशास्त्री और वकील रह चुके हैं। कहां पर, स्वीडन में। स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने व अफ्रीका में औपनिवेशीकरण के लिए क्या किया, इन्होंने कार्य किया। स्वेज नहर को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, उस विवाद को सुलझाने के लिए व अफ्रीका में औपनिवेशीकरण के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार। अगर बात की जाए कि जो नोबेल शांति पुरस्कार वाले महासचिव थे मरणोपरांत, वो कौन थे, डेग हैमरशोल्ड। क्यों दिया गया था, संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत यानी मरने के बाद में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की क्या की थी, आलोचना की थी। यानी सोवियत संघ और फ्रांस ने कहा कि ये अफ्रीका में अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रहे, तो इनके कार्यों की सोवियत संघ और फ्रांस ने क्या की थी, आलोचना की थी। अब हम नेक्स्ट जो महासचिव है उनके बारे में बातें करते हैं। तीसरे महासचिव की तरफ, जिनका नाम था यू थांट, जो म्यांमार देश के निवासी थे। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971 तक रहा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यू थांट जो म्यांमार के निवासी थे, 30 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971 तक इनका कार्यकाल रहा। ये एक शिक्षक भी थे और एक राजनीतिज्ञ भी थे और ये एशिया महाद्वीप से चुने गए आपके महासचिव रहे हैं। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, यू थांट जो म्यांमार निवासी थे, कार्यकाल 30 नवंबर 1961 से लेकर 1971 31 दिसंबर। एक शिक्षक भी रह चुके थे और एक राजनीतिज्ञ तो थे ही, और ये एशिया महाद्वीप से चुने गए महासचिव थे। नेक्स्ट चलते हैं हम कुर्ट वाल्डहाइम जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। नेक्स्ट महासचिव की बात करते हैं जिनका नाम है कुर्ट वाल्डहाइम जो ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1981। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1981 तक। एक कूटनीतिक व विदेश मंत्री थे कहाँ के, ऑस्ट्रिया के। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, कुर्ट वाल्डहाइम ऑस्ट्रेलिया निवासी थे 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1981। और ये कूटनीतिज्ञ और विदेश मंत्री भी रह चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान का क्या किया, प्रयास किया। मान लो कुछ समस्या ही चल रही थी इन देशों में, नामीबिया और लेबनान में कुछ समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने क्या किए थे, कार्य किए थे। हम जितने भी महासचिव पढ़ रहे हैं, इनके जो महत्वपूर्ण जो कार्य है ना, सिर्फ उनके बारे में ही आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इन्होंने नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान का क्या किया था, प्रयास किया था। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख, बांग्लादेश में कुछ समस्या आ गई थी, कुछ आपदा आ गई थी, तो वहां पर राहत अभियान की इन्होंने स्पेशल देखरेख की थी। तीसरी बार ये महासचिव चुने जाते, लेकिन चीन ने इसका क्या किया, विरोध किया। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने क्या किया था, विरोध किया। वापिस रिपीट कर रहा हूं, तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने क्या किया था, विरोध किया था। नेक्स्ट बिंदु चलते हैं, जेवियर पेरेज डी कुइयार। नेक्स्ट जो महासचिव थे कुर्ट वाल्डहाइम के बाद में, वो थे जेवियर पेरेज डी कुइयार। तो ये निवासी थे पेरू के, ये निवासी थे पेरू देश के। मैंने बताया
जितने भी महासचिव चुने जाते हैं हमेशा वो छोटे देशों से चुने जाते हैं। और पांचवे थे जेवियर पेरेज डी कुयर, जो पेरू देश के थे। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1991 तक इनका कार्यकाल रहा और ये वकील और राजनीतिज्ञ थे पेरू में। अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना का इन्होंने प्रयास किया। दो देश थे, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में कुछ समस्याएं आ रही थी तो वहां पर शांति स्थापित करने के इन्होंने प्रयास किए। नामीबिया की आजादी के लिए प्रयास किया। नामीबिया देश था छोटा, उसकी आजादी के लिए इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। ब्रिटेन व अर्जेंटीना के बीच इन्होंने क्या की थी, मध्यस्थता की थी। कुछ विवाद चल रहा था दोनों देशों के बीच में, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में कुछ विवाद चल रहा था। उस विवाद के बीच में इन्होंने क्या की थी, मध्यस्थता की थी। नेक्स्ट बिंदु है जो इंपॉर्टेंट है आपके, जो मिस्र निवासी है बुतरस गाली, जो 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक, यानी इन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल किया। बुतरस गाली जो मिस्र निवासी थे, ये इनका जो कार्यकाल था 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996। वहीं राजनीतिक विधि नेता यानी राजनीति के कानून निर्माता, और ये भी क्या रह चुके थे, विदेश मंत्री रह चुके थे मिस्र के। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम था एन एजेंडा फॉर पीस। इन्होंने एक किताब लिखी थी या एक रिपोर्ट तैयार की थी जिस रिपोर्ट का नाम था एन एजेंडा फॉर पीस। क्वेश्चन पूछा जाए एन एजेंडा फॉर पीस किस महासचिव द्वारा लिखी गई रिपोर्ट थी, तो वो रिपोर्ट थी बुतरस गाली के द्वारा लिखी गई रिपोर्ट। मोजाम्बिक में यूएनओ का सफल अभियान चलाया। एक देश था मोजाम्बिक, वहां पर कुछ अभियान चलाया, जो अभियान इनके कार्यकाल में क्या रहा था, सफल हुआ था। बोस्निया, सोमालिया, रवांडा में यूएनओ की असफलताओं की इन पे क्या लगे, आरोप लगे। कई देशों में जैसे बोस्निया, सोमालिया, रवांडा आदि देश थे जहां पर यूएनओ अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर सका और उनकी असफलताओं के, यूएनओ की असफलताओं के इन पर क्या लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का क्या किया था, इन पर विरोध किया था। ये दोबारा महासचिव बनते, लेकिन अमेरिका ने विटो का प्रयोग करते हुए इनका क्या कर दिया, महासचिव बने जाने का क्या कर दिया, विरोध किया। और हम ये पढ़ चुके हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तीसरा था यूथांट म्यांमार के, कुर्ट वाल्डहाइम ऑस्ट्रिया के, जेवियर पेरेज डी कुइयार पेरू के, बुतरस गाली मिस्र के। ये बात ध्यान रखना, सब आपकी बुक में इनके देश दिए हुए हैं, कौन सा महासचिव कौन से देश का था, तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि यह महासचिव किस देश के निवासी थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट के 3 महासचिवों के बारे में जानने के लिए, जिनका नाम है कोफी ए अन्नान, जो घाना देश के निवासी थे। नेक्स्ट महासचिव कोफी ए अन्नान, जो एक छोटे देश घाना देश के निवासी थे। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1997 से लेकर 31 दिसंबर 2006 तक रहा। वापस रिपीट करता हूँ, कोफी ए अन्नान, इनका कार्यकाल, ये घाना के निवासी थे। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1997 से लेकर 31 दिसंबर 2006 तक थे। ये महासचिव बनने से पहले यूएनओ में एक अधिकारी भी रह चुके थे। उसके अलावा इनका जो दूसरा कार्य था, एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक यानी विश्व स्तर पर एक कोष बनाया। अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, उस हमले को इन्होंने अवैध करार घोषित किया। 2005 में मानव अधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। 2005 में इन्होंने 2 परिषद यानी 2 समूह, 2 गुट बनाए। 2005 में इन्होंने मानव अधिकार परिषद और शांति संस्थापक 2 आयोग बनाए, जिनकी इन्होंने क्या की थी, 2005 में स्थापना की थी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2005 में मानव अधिकार परिषद एवं शांति संस्थापक आयोग की इन्होंने क्या की थी, स्थापना। 2004 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोफी ए अन्नान इंपोर्टेंट, 2004 का नोबेल शांति पुरस्कार और मानव अधिकार परिषद और शांति संस्थापक आयोग की स्थापना किसने की थी, 2005 में कोफी ए अन्नान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, बान की मून, जो दक्षिण कोरिया के निवासी है।
बान की मून। ये 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं। बान की मून दक्षिण कोरिया के निवासी 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक कूटनीतिज्ञ और ये विदेश मंत्री के पद पर भी बैठने वाले व्यक्ति है। और दूसरे एशियाई, देखो ये दक्षिण कोरिया के निवासी थे। पहले एशियाई जो थे मैंने बता दिया आपको कि कौन पहले एशियाई थे जो महासचिव पद पर रह चुके हैं। यूथांड थे। कूटनीति और विदेश मंत्री इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई, और ये महासचिव पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई थे। और ये दक्षिण कोरिया में कूटनीतिज्ञ और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने प्रकाश डाला। जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने कार्य किया। शताब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर इन्होंने प्रकाश डाला। 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया, शताब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर इन्होंने क्या डाला, प्रकाश। इन्होंने एक आयोग बनाया। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया था, कार्य किया। यूएन यूनाइटेड नेशन वीमेन के निर्माण के लिए, ग्रुप के लिए इन्होंने कार्य किया। युद्ध नियोजन और परमाणु निरस्त्रीकरण पर क्या दिया, जोर दिया। युद्ध को रोकने पर क्या दिया था, ज्यादा जोर दिया था। अब जो आपके लास्ट जो महासचिव है, जो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है, जो पुर्तगाल के निवासी है। अच्छा क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन आपके उठ सकता है कि वर्तमान महासचिव कहाँ के निवासी है, पुर्तगाल। उनका नाम है गुटेरेस और 1 जनवरी 2017 से लगातार वर्तमान तक कार्यरत है। और ये पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं 1995 से 2002 तक। वापस रिपीट कर रहा हूं कि वर्तमान महासचिव गुटेरेस पुर्तगाल निवासी 1 जनवरी 2017 से। ये पुर्तगाल के पीएम भी रह चुके हैं 1995 से 2002 तक। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज एक आयोग था, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं 2005 से 2015 तक। वापस रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 2005 से 2015 तक ये अध्यक्ष रह चुके हैं इस आयोग के। सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रह चुके हैं 1999 से 2005 तक। सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रह चुके हैं 1999 से 2005 तक। और वर्तमान में ये यूएनओ महासचिव के पद पर कार्यरत है। और हमने आज की क्लास में 5 तो पढ़े हैं, जो यूएनओ के अंग पढ़े हैं। उसके अलावा 9 हमने पढ़ लिए आज की क्लास में यूएनओ के महासचिव। और कल हम बात करेंगे यूएनओ के अंडर में कार्य करने वाली जो एजेंसियां, उनका स्थापना दिवस, उनका पूरा नाम। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।